ओवैसी साहब, बहुत धन्यवाद रिपब्लिक से बात करने के लिए। आपका भाषण संसद में वक्फ पर सबने सुना। आप वो तस्वीरें भी देखी जब आपने उस बिल की कॉपी को फाड़ा। इसे लेकर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं, बतौर एक सांसद, आपने जब उस बिल की कॉपी को फाड़ा तो आप क्या सोच रहे थे? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि महात्मा गांधी, जब मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से लोग जानते थे उनको, और जब व्हाइट अफ्रीका में इस तरह का कानून बनाया गया था तो महात्मा गांधी ने उस कानून की कॉपी को ना सिर्फ फाड़ा भी था बल्कि उसको जलाया भी था। तो ये गांधीयन तरीका है अपने एहतजाज को, अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराने का। और मेरा मानना ये कि ये जो बिल जो अब कानून बन चुका है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये आर्टिकल 26, 25, 14 और 29 और आर्टिकल 15 का वायलेशन करता है। इसीलिए मैंने अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराने के लिए, और भारत की पार्लियामेंट तो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, अगर वहां पर एक सरकार अपने मेजॉरिटी के ऊपर इस तरह के कानून को बनाएगी जो डिस्क्रिमिनेट करता है हिंदू धर्म के मानने वाले, सिख धर्म के मानने वाले और जैन मानने वालों, मुसलमानों से, तो इसीलिए मैंने अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराने के लिए वो काम किया। ओवैसी साहब, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ को लेकर मुसलमान समुदाय के अंदर से आवाज उठ रही थी कि ये वक्फ कैसे जमीनें हड़प रहा था, जिस मकसद से शुरू हुआ था गरीब मुसलमान को उसका फायदा मिले वो मिल नहीं रहा था। आज जब इस पर एक कानून बनाने की बात आ रही है, वो संशोधन है, कानून नहीं है, एक संशोधन है, तो बहुत से लोगों को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि शायद उनके अपने व्यवसाय खत्म हो जाएंगे। गरीब मुसलमान को ना इससे पहले फायदा हो रहा था, अब कम से कम कुछ मिले। चलिए, आप एक बात मान लेते हैं कि आपकी बात थोड़ी देर के सच्चाई है। ठीक, आप हमको ये बताइए कि आप लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर, जब हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, जैन धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, किसी धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता। अगर कोई एंक्रोचर है, 12 साल से वक्फ प्रॉपर्टी पर एंक्रोचर है, आप उसको मालिक बना रहे हैं, आप कब्जेदार को मालिक बना रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं? अच्छा, दूसरी चीज, 2014 में मुख्तार अब्बास नकवी ने कानून पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम था इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन बिल। 2024 में आपने उसको वापस क्यों लिया भाई? आप तो इंक्रोचर्स को निकालते ना। तीसरी बात आप ये देख लीजिए कि आप एक हिंदू धर्म में और सिख धर्म में और जैन धर्म में वो लोग की अपनी धार्मिक बॉडीज में वो खुद चलाएंगे, उनको वक्फ, उनका यूसेज रहेगा, उन पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो फिर मुसलमान धर्म में आप दूसरे धर्म के लोगों को क्यों लाके चलाएंगे मेरे बोर्ड में, और लिमिटेशन एक्ट मुझ पर क्यों अप्लाई करेंगे? और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैडम कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ यूजर को अपहेल्ड किया जी, और बताया, उसके 3-4 पेजेस जजमेंट में है। पहले तो गवर्नमेंट ने इलीगल काम किया कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इस तरह आपने ओवरटर्न कर दिया। जब टेम्पल बाय यूसेज, मड बाय यूसेज हो सकता है, जिसका तमिलनाडु के एंडोमेंट बोर्ड में कानून है, तेलंगाना आंध्रा में है, तो आपने मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी से वक्फ बाय यूजर को क्यों निकाल दिया जो सुप्रीम कोर्ट में है? आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बात समझिए जी, मिसाल आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब ऐसे कई मस्जिद है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो 100 साल 200 साल से मस्जिद है, वक्फ यूजर है। अब कल सरकार बोलेगी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा इस कानून में क्योंकि तो पास कागज नहीं है। मैं कहूंगा भाई वक्फ यूजर, तो सरकार बोलेगी नहीं, हमने तो वक्फ यूजर निकाल दिए क्योंकि यहां पर डिस्प्यूट हो गया, यहां पर गवर्नमेंट क्लेम करे अपनी प्रॉपर्टी को। तो फिर दूसरी चीज यह है कि अगर मेरा कोई इंक्रोचर है मेरी वक्फ प्रॉपर्टी पर, मैं उसको निकालने जाऊंगा तो सरकार बोलेगी तुम नहीं निकाल सकते, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो गया, वो 12 साल से मालिक हो गया। अब समझिए कि मुंबई में एक बहुत बड़ा भारत का दौलतमंद आदमी है जिसने शिया बरादरी में, खोजा बरादरी है, उनके यतीम खाने को खरीदा 22 करोड़ में, जो आप वक्फ प्रॉपर्टी को कभी एलियनेट नहीं कर सकते। अपना आलीशान बंगला बना लिया, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो यह कानून इसलिए लाया गया ताकि एडवर्स पोजीशन की बुनियाद पर वो मालिक बन जाए। आप हमको बताइए ना कि कौन सा ऐसा
प्रावधान आपने उसमें रखा जिससे वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाया जाएगा, इनकम बढ़ेगी। अच्छा, इनकम की बात आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आप चेक करिए, कौमी तरक्याती स्कीम है, 2022-23 में आपने 17 करोड़ एलोकेट किए, 3 करोड़ दिए और 3 करोड़ में 1 करोड़ खर्चा नहीं हुआ। ओवैसी साहब, मैं एक चीज आपसे पूछूंगी, क्योंकि जब भी आप माइनॉरिटीज की बात करते हैं, आप मुसलमानों के साथ क्रिश्चियंस की भी बात करते हैं, आप जैन्स की भी बात करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वही माइनॉरिटीज, जैन्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो कहते हैं वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हमें तो नहीं है जो वक्फ के जरिए मुसलमानों को है। मुझे ये बताइए, जब हम केरल की बात करते हैं तो जमीनें जिन पर कब्जा हुआ उनमें क्रिश्चियन परिवार भी हैं, लोग इसे हिंदू मुसलमान बनाने पे लगे हैं। नहीं, देखिए, वक्फ बोर्ड जो है हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की तरह, जैन एंडोमेंट बोर्ड की तरह, क्रिश्चियन रिलीजियस चैरिटीज की तरह एक प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, प्योर रिलीजियस। अच्छा, ये कानून जो है वो तो क्रिश्चियन धर्म का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून नहीं है उनके पास। अब जो लॉ है वो हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जैन धर्म के ऊपर, और साईं बाबा ट्रस्ट भी है। अब साईं बाबा ट्रस्ट ये कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय भी होगा तो उसको साईं बाबा में अपना बिलीफ दिखना पड़ेगा। अब जब आप अपने धर्म के लिए प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो आप मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? ये तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है ना मैडम, राइट, आर्टिकल 15 का वायलेशन है, डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन कर रहे हैं। और अगर किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा हुआ है, जैसा आप बोल रहे हैं जी, तो उसको इख्तियार है, आप ट्राइब्यूनल जाइए, कोर्ट जाइए। अच्छा, और आखिरी बात मैं आपको समझा रहा हूं, आपके समझने के लिए और आपके दर्शकों के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ कैसा होती है। अगर मिसाल के तौर पर मैं अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूं तो मैं वक्फ बोर्ड को लिखता हूं, वक्फ बोर्ड सर्वे कमिश्नर को, जो अब गवर्नमेंट ने सर्वे कमिश्नर को निकाल दिया जो कलेक्टर से बड़ा है, वो इंक्वायरी करने से पहले नोटिस देता है कि भाई ये प्रॉपर्टी इनकी है नहीं है, हम सर्वे कर रहे हैं। सर्वे करने के बाद अगर वो कहता है कि प्रॉपर्टी मेरी है तो चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखकर चीफ सेक्रेटरी गजेट नोटिफिकेशन इशू करती है, वो वक्फ प्रॉपर्टी बनती है। अब उस गजेट नोटिफिकेशन को आप नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं, बोलिए आप। उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार गजेट नोटिफिकेशन मेरा बड़ा एक सिंपल सा सवाल है ओवैसी साहब, जो ये बार बार आपने सुना होगा, ये हर बार कहा जा रहा है कि 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर इस देश में वक्फ है। अब समस्या ये है कि आप ही का बयान कह रही हूं कि इस देश में मुसलमान पिछड़ता चला गया, इस देश में गरीब मुसलमान और गरीब होता रहा, तो वक्फ तो बना ही था गरीब मुसलमान की मदद करने के लिए। 3rd लार्जेस्ट लैंड ओनर है लेकिन गरीब मुसलमान गरीब होता चला गया, तो मदद की क्या वक्फ ने? पहले तो आपको मैं करेक्ट कर दूं मैडम कि 3rd लार्जेस्ट लैंड बैंक वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। नहीं है, कैसा नहीं है बताता हूं। बताइए। आपको मैं देखिए, आप ले लीजिए तमिलनाडु की मिसाल। तमिलनाडु हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, कर्नाटका एंडोमेंट बोर्ड, आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड, तेलंगाना एंडोमेंट बोर्ड और ओडिशा के सिर्फ 10 हिंदू प्रॉपर्टी जिसका कैग ने सर्वे किया, इन 5 को आप मिला लेंगे ना मैडम तो करीब 14.5 लाख एकड़ हो जाते हैं। मैं इसमें यूपी नहीं मिलाया, यूपी हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिर्फ 5 को मिला रहा हूं तो 14.5 लाख एकड़ है। तो ये जो प्रोपेगेंडा बीजेपी संघ परिवार ने किया वो छूटा है, नंबर 1। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा है, वही बोल रहे हैं ना आप। तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, सुन लीजिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या मदद की? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपने हमको वो पावर्स नहीं दिए जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास समरी एविक्शन पावर है, वो उनके एंक्रोचर्स को निकाल सकते हैं। मेरे पास क्या, आखिरी बात सुनिए, मेरे पास पावर क्या है कि अगर मैं आपके खिलाफ केस जीतता हूं सुप्रीम कोर्ट में, तब भी मैं जाकर एंक्रोचर को नहीं निकाल सकता, मुझे एग्जीक्यूटिव पिटीशन लोकल कोर्ट में डालना पड़ता है। आप वक्फ बोर्ड को पावर्स नहीं देकर जो थोड़े पावर्स थे उसको तो आपने निकाल ही दिया, और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं रेवेन्यू कैसा नहीं है, रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ रहा है। अरे भैया, जब आप पावर्स देंगे, एविक्शन के पावर्स मुझे देंगे, अब ट्राइब्यूनल के फाइनल पावर्स को आप छीन रहे हैं। मैडम, आपकी कंपनी है, रिपब्लिक टीवी चैनल है, अगर आपके पास कोई झगड़ा होगा तो आप एनसीएलटी को जाते हैं ना, आपके एमडी साहब एनसीएलटी को आप जाते हैं तो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल से अगर कोई फैसला आपके खिलाफ होता है, मिसाल के तौर पर, जो नहीं होगा कभी, तो आप अगर हुआ तो रिव्यू डालते हैं हाई कोर्ट में,
यहां पर भी आप कह रहे हैं अपील डालो। अरे भाई जब वहां पर सही है यहां पर गलत कैसे हो रहा है? देखिए ओवैसी साहब, मैं हमेशा कहती हूँ आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आप क्या इस बात को नकार रहे हैं कि वक्फ थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर नहीं है? आप कह रहे हैं ये सरासर झूठ है, ये संघ परिवार का फैलाया झूठ है। तो ओवैसी साहब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि वक्फ के पास इतनी जमीन नहीं है जितना के प्रचार किया गया। बिल्कुल झूठ है। मैं आपको कह रहा हूं ना, 5 हिंदू धर्म बोर्ड एंडोमेंट बोर्ड के कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा के सिर्फ 10 प्रॉपर्टीज, अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल को मिला लेंगे तो मैडम वो पैसा आता है डिफेंस से बड़ा हो जाएगा। सर तिरुमाला तिरुपति की भी मैं बात कर लूं, टेम्पल बोर्ड से भी जो पैसा आता है, जो टैक्स लगता है, वो टैक्स देश में बेहतरी के लिए सबके लिए जाता है। वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता है, वो क्रिश्चियन और जैन नहीं देखता है। क्या वो देख रहा है जो सरकार टैक्स का पैसा लेती है, क्या वो देख रही है धर्म? वो सुन लीजिए, मेरे मैं समझ गया हूं, मुझे जाना है जल्दी में, वहां देर से ज्वाइन करे। जी बताएं। आप देखिए, टीटीडी से जो आप पैसा लेते हैं सरकार, उसको वापस करना पड़ता है, वापस करती है सरकार। अच्छा और एक बात सुनिए मैडम, टीटीडी में जो नॉन हिंदू एम्प्लॉइज उसको निकाल रहे आप, एम्प्लॉइज की बात कर रहा हूं। सुनिए मेरी बात मैडम, प्लीज मेरी बात को सुनो, मैं तैयार हूं, सुनिए मेरी बात। बोलिए। एम्प्लॉइज को आप निकाल रहे हैं। टीटीडी का एक्ट ये कहता है कि जो मेंबर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, हिंदू होगा। भाई मुस्लिम धर्म में आप क्यों कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम को क्यों ला रहे हैं? और टीटीडी का आखिरी बात, टीटीडी में जो आप मेरा सवाल टक करके अपने सवाल पर लाना चाह रहे हैं वैसी साहब। नहीं, मेरी बात सुनिए। टीटीडी के आप जिक्र किए, टीटीडी में जो लड्डू बनता है कौन बनाता है? आम हिंदू बनाता है? नहीं बनाता है मैडम। आम ब्राह्मण बनाता है? नहीं बनाता है। ब्राह्मण में एक सेक्ट है, वो ही लड्डू बनाता है। आप तो मेरा पूरा, लेकिन सर उसके बोर्ड में क्रिश्चियंस भी थे। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, बोर्ड में क्रिश्चियंस थे कि नहीं थे? मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, आप तो करेक्ट कर देते हैं ऑन एयर ही, तो बता दीजिए जरा, बोर्ड में थे कि नहीं थे? जब लड्डू विवाद हुआ उसके बाद ये उजागर हुआ, बहुत से लोगों को तो पता नहीं था। नौकर थे, नौकर है। आप नौकर को निकाल रहे हैं। नहीं, आप सुनिए ना, आप नौकर को निकाल रहे हैं। बोर्ड में लोग नौकर होते हैं मैडम, जरा सुन तो लीजिए बात को। आप नौकर को निकाल रहे हैं। जो बोर्ड के मेंबर्स है वो तो हिंदू ही होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का कमिश्नर है वो तो हिंदू होना चाहिए। आपने कहा होना चाहिए, उसमें क्रिश्चियंस भी थे। लड्डू विवाद जब हुआ तब बहुत से आम लोगों को पता चला कि बोर्ड में क्रिश्चियंस थे। मैं यही आपको बता रही हूँ। नहीं, ये बोर्ड में मैडम सुनिए एक बात, आप समझिए मेरी बात को, जरा समझिए। बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग कमिश्नर, वो हिंदू हैं। एम्प्लॉइज जो है, एम्प्लॉइज नौकर, अब मिसाल के तौर पर रिपब्लिक का एमडी हिंदू ही होना चाहिए। आपने कानून बनाया था, एम्प्लॉय कोई हो सकता है। जो बोर्ड का जो मेंबर है, ये आपने क्यों कहा? का वो तो हिंदू है वो एक्ट है वो उसका। एम्प्लॉइज के ऊपर कोई एक्ट नहीं है सर। सड़क, अच्छा मुझे एक बात बताइए, सड़क प्रदर्शन हो रहे हैं, मुझे पता है आपको जाना है, सड़क प्रदर्शन हो रहे हैं। आज कलकत्ता की भी तस्वीरें आई हैं, अहमदाबाद की भी तस्वीरें आई हैं। लोग जो ये बार बार कह रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया देशव्यापी आंदोलन करेंगे, ये शाहीन बाग वाली जो सोच है, इसके आप समर्थक हैं कि जगह जगह शाहीन बाग बना देंगे? एक बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना प्रोटेस्ट करने का राइट हमको है, तो आपको हमको क्यों इतना तकलीफ होनी चाहिए? प्रोटेस्ट तो डेमोक्रेसी है ना, कोई किम जोंग की तो नौकरशाही नॉर्थ कोरिया तो नहीं है, चाइना तो नहीं है। आपसे लेकिन एक आम आदमी के लिए जब आप एक आम आदमी के लिए सड़क रोक देते हैं, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होता है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं सर। संविधान की प्रति सबसे ज्यादा आप ही हाथ में लेकर चलते हैं, आप उसका हवाला बार बार देते हैं, मैं आपसे सहमत हूं इस बात में। लेकिन जब आप सड़कें ब्लॉक करते हैं, जब आप प्रदर्शन कहते हैं, आप शाहीन बाग वाली धमकी देते हैं, तो आम लोगों को शाहीन बाग में ही निकलने में कितनी दिक्कत हुई थी। दिल्ली जाम हो गई थी, लोग निकल नहीं पा रहे थे अपने घरों से। आप वो चाहते हैं, आप उसके समर्थक हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, आपके एमडी साहब जेल में थे, मैं उसे कंडेम करता हूं। जब वो जेल से निकले तो गाड़ियों के काफिले में लेकर निकले, विक्ट्री का साइन देकर निकले अर्नब गोस्वामी, तो तकलीफ हुई किसी को? उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया ना कि उनसे नाइंसाफी हुई थी। वो सड़क पर बैठे नहीं थे सर, मैं उस समय वही थी और रिपोर्ट कर रही थी। जब आपके एमडी कर सकते हैं गाड़ी में जुलूस निकाल, उन्होंने सड़कें जाम नहीं की थी सर। मैं उस वक्त वहीं से नहीं ओवैसी साहब, मैं उस वक्त वहीं से रिपोर्ट कर रही थी। उन्होंने सड़कें जाम नहीं की, वो सड़क से निकले जरूर, एक काफिला उनके साथ चलता चला गया, वो निकल गए। वो वीडियो है ना, हाँ वो देख लीजिए आप वीडियो। हाँ, पूरे इतने रोड ब्लॉक करके जा रहे हैं आपके एमडी साहब, लोग उनके साथ आए थे और वो सड़क से निकल गए। वो नहीं होगा, वो वहां खड़े होकर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे।
और वो प्रदर्शन भी करते सर, तो वो संवैधानिक अधिकार है जैसा आपने कहा। लेकिन देखिए, आप लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, नहीं किया था, बताइए। सर मैंने कहा प्रोटेस्ट संवैधानिक अधिकार है, मैं तो सहमत हूं आपके साथ, मैं तो सहमत हूं आपके साथ, प्रोटेस्ट संवैधानिक अधिकार है। अच्छा, अब मैडम वक्त पे कोई सवाल है तो करिए। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूं। एक आम मुसलमान बहुत समय तक वक्फ को समझ भी नहीं पा रहा था। मैंने खुद जाकर सड़कों पर रिपोर्टिंग की थी सर, आम मुसलमानों से बात की थी। आज के समय में अब क्योंकि ये दोनों सदनों में पास हो चुका है, अब ये कानून बनने से रुकेगा नहीं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है अब अगली? आप आम मुसलमान की जब बात कर रहे हैं मैडम, तो हम जमीन रोड पर नमाज नहीं पढ़ सकते, कांवड़ यात्रा चल सकती है, आरएसएस के लोग जुलूस निकाल सकते हैं, संभल में घर में भी नमाज पढ़ने नहीं दिए, मालूम आपको, संभल में घर में। तो आगे की जो भी पॉलिसी होगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मीटिंग करेगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और तमाम लोग बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ये काला कानून है, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। मुसलमानों से, उनकी मस्जिद, दरगाह, खानका, बल्कि डायरेक्ट अटैक है मुसलमानों के ऊपर, उनके ऊपर हमला है उनकी तमाम मजहबी चीजों को छीनने के लिए। मैंने बस ये पूछा, ओवैसी साहब आपको जाना है, मुझे पता है, आप लोग क्या सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरेंगे? क्या आप लोग कोर्ट जाएंगे? मैं एमआईएम की बात कर रही हूं। देखिए, जहां तक हमारी पार्टी का बात है, हमने फैसला लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे, और इस सिलसिले में हमने हमारे सीनियर एडवोकेट निजाम पाशा साहब को ये जिम्मेदारी उनकी है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस काले कानून के खिलाफ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स का ग्रेव वायलेशन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का वायलेशन करता है और डिस्क्रिमिनेटरी है, ये हम जाएंगे। ओवैसी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।